नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 2030 का भारत। 2030 के भारत में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन तीनों मुद्दों पर हम अलग अलग चेहरों से बात करेंगे और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में बताने से पहले मैं 2 लाइनें पेश करना चाहूँगी कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का टुकड़ी है। ये शब्द है मरहूम जनाब राहत इंदौरी साहब के और उन्हीं के सुपुत्र सतलज जहाज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इनसे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो 2030 के भारत में। सबसे पहला और अहम सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि 2030 तक आप भारत को गरीबी के मायने में कहाँ देखेंगे? दरअसल देखिए, मैं जिस भारत को जानता था, जिस वक्त मैं अपब्रिंगिंग थी मेरी, जब बड़ा हो रहा था मैं, तो हम लोग तमाम नेता, अभिनेता, लेखक, पॉलिटिशियन, सिंगर, सब लोग मिलजुल के सारा भारत ये कहे देश में एक रहे या मिले सुर मेरा तुम्हारा या सुर बने हमारे जैसी बातें करते थे। एक माहौल था देश प्रेम का, देशभक्ति का, आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह की बातें हम लगातार सुनते थे। पिछले कुछ अरसे से हमने सुनना बंद कर दिया है। तो आपकी बात की शुरुआत में पहले एक अपने इस शेर से करना चाहूँगा कि सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है और हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। क्या बात? आपने जिस बात गरीबी की बात की है, उस गरीबी की तरफ ध्यान जाने के लिए सबसे पहले हमें उन मुद्दों से ध्यान हटाना पड़ेगा जो बेवजह हमारे आसपास दिखाए जा रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उस पर से ध्यान हट के हम लोग सीधे हमारे देशवासियों की भलाई की तरफ सोचें, उनकी तरफ ध्यान दें, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब आपको लगता है कि यही वजह है कि मतलब आज़ादी को लगभग 75 साल हो चुके हैं, 75 सालों में अभी तक गरीबी नहीं, गरीबी से की स्थिति देश में कैसी है ये सबके साथ में, आपको लगता है कि यही वजह है कि इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से ये स्थिति है? बिल्कुल, इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से ये स्थिति है। और मीडिया वालों को इस बात का मालूम है कि स्थिति क्यों बनी हुई है, इस वजह से ही वो लोग उन्हीं मुद्दों पर कंसंट्रेट करते हैं जिससे सत्ता पक्ष को फ़ायदा हो रहा है और देश का ध्यान नहीं जा रहा है इन मुद्दों के ऊपर, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या ऐसे पॉइंट सामने आ सकते हैं, किस तरीके से गरीबी को हटाया जा सकता है? क्योंकि देखिए, फ्री की रेवड़ियाँ भी आपने देखी होंगी, बहुत से गरीबी हटाओ आंदोलन भी आपने देखे होंगे। हम किसी भी सरकार की बात करें, कोई भी सरकार, रूलिंग पार्टी में कोई भी पार्टी हो, लेकिन आखिरकार इतने अभियान चलने के बावजूद, रेवड़ियाँ बांटने के बावजूद गरीबी जस की तस पड़ी हुई है। हालांकि आंकड़े तो कुछ और ही दर्शाते हैं, लेकिन आखिर जब हम रोड पे चलते हैं तो अच्छे अच्छे शहरों से लेकर अगर गांव के लोगों को देखें, सब गरीब पाए जाते हैं और ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको गरीब ही दिखेगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे गरीबी दूर हो सके? आखिर भारत देश काउंट हो रहा है, यूएन ने अगर बोल दिया है कि गरीबी हटाना है, यानी कि यूएन भी देख रहा है कि भारत में स्थिति खराब है, तो क्या हम एक्शन ऐसे ले सकते हैं? देखिए, एक आम इंसान के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे हम लोग तो क्या ही करेंगे। सरकार का काम होता है एक प्रॉपर प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। अगर इस तरह की बातें आज भी हो रही हैं, इतने बड़े बड़े, इतने महान नेता होने के बावजूद, पहले भी मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, सत्ता और के खिलाफ होता है हमेशा आप साहित्यकार और शायर और कवि और पत्रकार भी, लेकिन इन दिनों शायद नहीं है। लेकिन मैं आमतौर में सच बात ये कहता हूँ कि हमें ऐसे रहनुमा, ऐसे नेता चुनना होंगे जो जिनके पास एक विज़न हो, जो लोग आगे बढ़ने की बात करें, जो गलत मुद्दों से हटके देश की भलाई के लिए सोचें। तो स्नेहा जी, मेरा सीधे तौर पे ये मामला है। आपने बोला कि ऐसे नेता चुनने होंगे। मैं यहाँ इस वक्त सतलज जहाज जी से बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये बताएं कि आपने क्या कदम उठाया इस दिशा में? देखिए, मुझे तो कदम उठाना ही है। वजह ये है कि मैं जितना कट्टर हिंदुस्तानी हूँ उतने कट्टर मुसलमान हूँ। और अगर आप मुस्लिम आइडियोलॉजी पे ध्यान देंगे तो ज़कात, फितरा, खैरात, इस तरह के लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। मुसलमान जब तक वो मुसलमान नहीं, जब तक वो ज़कात नहीं निकालता अपने माल में से, तो मुसलमानों में तो ये एक नियम है कि आपको अपनी कमाई में से 1% एक हिस्सा गरीबों के लिए निकालना ही है। और ये जब नमाजें होती ईद की, उससे जस्ट पहले वाला काम हो जाता है। रमज़ान के महीने में लोग लगातार ज़कात देते हैं, तो मुस्लिम समुदाय तो लगातार ज़कात, फितरा
खैरात, इमदाद, इस तरह के लफ्ज़ आप सब सुनेंगे तो आपको समझना चाहिए कि ये गरीबों की मदद के लिए किए गए हैं। तो एज ए मुस्लिम और एज ए हिंदुस्तानी मैं लगातार इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि मेरे आसपास वाले खुश रहें, मेरे शहर के लोग खुश रहें। और ये पूरा अमल देखिए, बहुत आपको मैं समझाता हूँ, आप उसको भी हिंदू हिसाब से भी आप समझेंगे कि आत्मा, परमात्मा और कर्म, ये 3 चीज़ें होती हैं, खुदा, बंदा और अमाल। हाँ, आपके कर्म जो है उस हिसाब से आपको आपके अमाल का बदला मिलेगा। ये हमारा ईमान है, ये हम मुस्लिम लोगों की आइडियोलॉजी है। हिंदू धर्म में भी ये बात मानी जाती है कि आत्मा का अस्तित्व है, परमात्मा का है और कर्म का है। तो हम अपने कर्म पे बिलीव करते हैं, इस वजह से लोगों की मदद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने परमेश्वर को राज़ी कर सकें और पूरी दुनिया में एक आपसी भाईचारे और प्रेम की एक बात कही जा सके। जी सर, आपने कर्म पर बिलीव करते हैं, कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। अभी तक अगर मैं देखूँ तो आपने इंडिविजुअली, क्योंकि सतलज राहत जी से मैं बात कर रही हूँ, पूरे मुस्लिम समुदाय से मैं बात नहीं कर रही, तो इंडिविजुअली आपने अभी तक ऐसा क्या किया, कितने लोगों की गरीबी मिटाने में सहयोग किया? मुझे, आपको क्या लगता है मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? आपको क्या लगता है मैं करोड़पति, अरबपति हूँ या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ? आपको क्या लगता है? नहीं सर, दरअसल ये है कि मैं शायर हूँ और मेरे वालिद जो हैं वो एक बड़ा महल नहीं बनाया, उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, एक परिवार बनाया जिसमें हम जॉइंट फैमिली में मिल के रहते हैं। कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं राहत इंदौरी साहब का बेटा हूँ। मुझे बहुत सारे ऑफर हैं कि मैं बड़े बड़े स्टेज और मंच शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इंदौर में लगातार उन शायरों को, उन कवियों को इन्वाइट किया है जो लोगों को मुशायरों में जगह नहीं मिल रही है, जो स्टोर पे पैसों के लोग के लेके कमज़ोर हैं, उन लोगों को हम लगातार मदद कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार स्टेज दे रहे हैं जो हम कर सकते हैं अपने हैंड पे, और वो चल रहा है। और ये जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आपने जैसा शायद आपको सवाल ऐसा लगा, आपने कहा कि अकाउंट बैलेंस इतना नहीं है, लेकिन बस एक सीधा और काफ़ी न्यूट्रल सवाल था कि आपने अपने एंड से कुछ ऐसा किया हो। बताया ना मैंने। हाँ, मैंने आपको एज ए मुस्लिम भी बताया और एज ए शायर भी बताया, और अगर आप उसके अलावा भी लगातार मदद हम करते रहते हैं जो मिलता है उससे। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और मेरे मन में यहाँ पर उठ रहा है कि आपने सुना होगा और अक्सर लोग कहते भी हैं कि जो भारत देश में मुस्लिम्स हैं, कुछ एरियाज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पर कहा जाता है कि गरीबी ज़्यादा है और पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ाया जाता है, या कुछ ना कुछ वजह से पीछे रह गया है कुछ। देखिए, माइनॉरिटीज़ में जैन्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी आते हैं, लेकिन मुस्लिम्स पढ़ाई के मामले में या हम बात करें गरीबी के मामले में वो पीछे दिख रहे हैं। बाकी जैन्स को आप देख लीजिए, सिख्स को देख लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है सर? उनका एजुकेशन के लिए उनको इतने प्रेरित नहीं किया जा रहा, उनके इलाकों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतने अच्छे नहीं हैं। और सबसे पहली बात कि अगर वो पढ़ाई लिखाई उनकी पिछली पीढ़ी ने भी नहीं की है तो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। जो इंसान कमज़ोर हो आपके घर के अंदर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। आपको अगर लगता है कि हो रहा है तो वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ सीरियस हो सरकार या कोई। तो सर, एजुकेशन जैसे कि आपने बताया सरकार सीरियस नहीं है, जैसे मैंने दूसरे समुदाय की बात करी, जैन्स की बात करी, सिख्स की बात करी, तो उनके अलग अलग कम्युनिटी चलती है। जैसे ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशंस हैं अलग अलग स्टेट के, और ऑल इंडिया भी है। तो क्या ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जा सकता है समुदाय के द्वारा? देखिए, सरकार आती रहती है, बदलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा जारी रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, और किसी भी सरकार से कोई संतुष्ट नजर नहीं आता है, और ना ही ऐसा काम भी होता है कि जनता संतुष्ट नजर आए। तो ऐसा क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है उनको आगे बढ़ा दिया जाए, जो एजुकेशन में लैक कर रही है उनको आगे कर दिया जाए? कुछ ऐसे क्या अहम कदम हो सकते हैं, वो हम अगर सरकार तक पहुँचाए, हो सकता है हमारी बात पहुँचे और लागू हो जाए, और हो सकता है लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अच्छे नेताओं को चुनना पड़ेगा। मैम, ये काम सीधे सरकार का है। सरकार की मदद से ही हर संस्थान चलता है। नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में जो इंस्टीट्यूट बने उनसे लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं। आपको लगता नहीं लगता? तो इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेंगे, नई चीज़ें खोलना पड़ेंगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एजुकेशन की तरफ बढ़ावा देना पड़ेगा, ये सब कुछ करना होगा। ये वजह है मैम। आपको लगता है कि शायर कर सकते हैं, तो शायर क्या कर लेंगे हम लोग? लोगों को जागरूक ही कर सकते हैं, जैसे पत्रकार कर सकते हैं। तो वो कोशिश हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और मेरा नया शेर आप सुनिए इस बारे में कि जहाँ सुकून हो उस धाम की तलाश में हो, जहाँ सुकून हो उस धाम की तलाश में हूँ, जहाँ सुकून हो उस धाम की तलाश में हूँ, राम का राज है मैं राम की तलाश में हूँ।
क्या बात। हाँ ना, तो दरअसल मामला ये है कि हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको भी आप चुने इस तरीके से कि उनको भी लगे कि एक दबाव है लोगों का, जिस काम के लिए चुना है वो करना होगा, तो बात बनती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे एक चीज़ और, काफ़ी सीधा सवाल है और सीधे जवाब की मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारा एक गोल, हम भी एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं 2030 का भारत, और हम भी लगे हुए हैं हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसको जिसकी नीड है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब सतलज राहत जी मेरे साथ हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए थोड़ा बहुत 2030 के भारत में, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाए, किसी एक बच्चे को पढ़ा पाए, किसी एक की छत लगवा सके, जी कुछ ऐसा छोटा सा कंट्रीब्यूशन। नहीं, कंट्रीब्यूशन तो हमारा लगातार चल रहा है मैम। कई हमारे समाज के लोगों का हम काम करते हैं, कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मंदसौर में, देवास में, उज्जैन में, इंदौर में, और उसका प्रचार करना इसलिए भी मुनासिब नहीं है कि ये सीधे सीधे एक इंसानियत का काम है। और मुझे लगता है कि हमारे साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं मुशायरों के थ्रू भी, उर्दू लिटरेचर से लिए हम काम कर रहे हैं लगातार, तो वो काम हमारा जारी है। सर, आप जो कह रहे हैं कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, हालांकि आपने कहा कि प्रचार करना उसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक लोगों तक ये बातें जाएगी नहीं, चीज़ें जाएगी नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप बताएं, कैमरे पे बताएं, चैनल के माध्यम से बताएं कि कहाँ कहाँ पर आपके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मेरा मकान गांधीनगर में था। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने वो सरकार को दिया था कि यहाँ पे मरीजों को रख सकते हैं। उसके अलावा बस मैंने ज़कात की बात की, फितरे की बात की, ये सीधे सीधे सोशल कॉजेज है। अगर आप इस्लामिक रूल्स का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी इस्लाम को बिलीव करता है, जो मानता है, अगर उसकी तनख्वाह हज़ारों में भी है तो भी वो ज़कात और फितरा दे रहा है। आपको ये बात अवेयर है आप इस बात को लेके? नहीं सर, आपने बताया बहुत। नहीं, तो आपको अवेयर होना चाहिए। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको ये बात मालूम होना चाहिए मैम कि मुस्लिम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। सर तो अगर आपको उस पर आपको मालूम हो, तो आप हर मुसलमान का आपको मालूम होगा कि इसने मदद की है, वरना वो मुस्लिम धर्म से अलग हो जाएगा। ठीक है सर, मैं हर मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं सतलज राहत जी की बात से। मैं भी तो उसमें शामिल होना मैम। बिल्कुल सर, तो आप इंडिविजुअली बताइए। मैं इंडिविजुअली तो बता रहा हूँ कि मैं ज़कात देता हूँ, फितरा देता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। कई लोगों को स्कूलों में पढ़ा हूँ, सेंट उमर स्कूल में आप जाके पूछिएगा, जहाँ पे मैंने एडमिशन कराया। अब मैं आप इसका प्रचार अगर आपके सामने करना तो अलग बात है, आप जाके ही पूछिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, चलिए आपने तो अभी जिसे बता दिया कि अगर कोई मुसलमान है तो अगर ये नहीं करता है तो फिर मुसलमान की कैटेगरी से वाले हो जाते हैं। बाकी समुदाय की कैसे मैं बात कर सकती हूँ? नहीं, आपने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया, एज ए शायर बुलाया, एज ए मुसलमान बुलाया, एज ए इंडियन बुलाया। ये अपने सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूँ। आप सवाल मुझसे मुसलमानों वाला पूछ रहे हैं, आप सवाल मुझसे नहीं, दरअसल मैं, आप मेरी बात सुनिए। आप दो लोग मिलके मुझसे आप सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मुझको पॉइंट ऑफ व्यू करके आप मुझसे ये करेंगे तो कोई, मुझे लगता नहीं कि ये इतनी अच्छी बात होगी। आप डायरेक्टली जा रहे हैं, हम आपने मुसलमानों का जिक्र किया इसलिए मैं उसको हटा रही हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ आपसे। जैसे आपने बोला ना कि अगर कोई मुसलमान है और अगर ये चीजें नहीं कर रहा है तो मुसलमान की कैटेगरी में नहीं है। मैं चलिए मैं मान ली कि ऐसा कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी लोगों का मैं पूछ रही हूँ, बाकी लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यार, बाकी लोगों के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर आप धर्म के आधार पर बात कर रही हैं तो मैं हिंदुस्तानियों को, मैंने पहले भी आपको बोला, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के बराबर समझना पड़ेगा। इन्होंने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो राज साहब का एक शेर सुनाया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप दोनों जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, एक एक शब्द की बात समझ में आती है। सभी का मतलब मालूम है आपको? सभी मतलब कि जितनी भी कम्युनिटीज के, सभी आ गया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई? सभी, किसी का मतलब मालूम है आपको? किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप इस बात को समझिए कि इस हिंदुस्तान में सभी का खून शामिल है, किसी एक का नहीं है। अगर इस शेर को भी कोई अगर क्रिटिसाइज करता है, इसका मतलब ये है कि वो किसी एक की बभूति समझता है देश को। बिल्कुल समझ गए आप मेरी बात? फिर बहुत सटीक है, सही है, इसलिए हमने उसका यहाँ पर उपयोग किया। बिल्कुल सटीक है। आप नाराज मत? नहीं, नाराज नहीं हूँ ना। देखो,
वो हर इंसान नाराज रहेगा जिसको लगता है कि हिंदुस्तान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसीलिए हम वो अगर आप नाराज नहीं है, अगर आपको गुस्सा नहीं तो आप टाइम पास कर रहे हो ना, आप जर्नलिज्म भी नहीं कर रहे हो। जर्नलिज्म में भी आप में गुस्सा होना चाहिए था, आपको ऐसे सवाल उठाना चाहिए कि जिससे देश में बदलाव आए। जो बातें आप लोगों से पूछते हैं वो आप करें। आप भी थोड़ा सा बाहर निकलें, आप भी थोड़ा सरकार से सवाल उठाएं। बिल्कुल। आप ऐसे कि आम आदमी को बिठा के ये पूछेंगे कि देश को कैसे ठीक करोगे, तो वो क्या बताएगा। हम शायर हैं, हम लिरिसिस्ट हैं, हम गायक हैं। आप सरकार जो मोदी से सवाल पूछना होना चाहिए वो आप हमसे पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है। सवाल तो हम सबसे पूछेंगे। देखिए आज आपको बुलाया, नहीं, मोदी जी से कहाँ पूछा, सरकार से कहाँ पूछा आपने? बिल्कुल पूछेंगे। पूछेंगे, वेरी गुड, पूछिएगा आप स्टार्ट पूछिएगा, बिल्कुल सही है। आपसे चालू किया है, जरूरी नहीं। अभी हरकर नंबर जी का हमने इंटरव्यू लिया था, फिर आप कर लिया है और भी नहीं, आप दोनों नाराज ना हो। हाँ मैं जो कह रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। ऐसा परसेप्शन बन गया है कि पत्रकार, क्योंकि आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जो भी पत्रकार है वो किसी पार्टी का पक्ष रखते जी, हैं। जी। लेकिन यहाँ पर सीधा सवाल हमारा जो है वो 2030 के भारत को लेके, किसी भी एक पार्टी का मैं यहाँ पर जिक्र ही नहीं करना जी, चाहती हूँ, बिल्कुल भी जिक्र। मैं सिर्फ 2030 का भारत का जो गोल है वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे, तो ये वो आपको पॉलिटिकल लीडर से पूछना चाहिए कि क्योंकि उनके हाथ में निजाम है। यहाँ पे सच बोलने की भी आजादी नहीं है। अगर वहां से कुछ हो रहा, यहाँ पे सच बोलने की यहाँ पे तो आप तो काम है, बिल्कुल आप ऐसे बात सर, पीछे नहीं हट सकते। आपका काम है ये काम आप बता रहे हैं ना सर, वो काम हम कर भी रहे हैं। हमारी आउटडोर एक्टिविटीज हैं। आप शेर सुनिए। नफरत का है दौर कहा जा सकता है, नफरत का है दौर कहा जा सकता है, झूठ का है ये शोर कहा जा सकता है, लिखा हुआ है कहने की आजादी है। क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। कहा कह रहे हैं आप? अभी आज हम सवाल आप हमसे कर रहे हैं। हम तो आम आदमी, हम तो मतदाता है। मैं 2 बार चुनाव में टिकट लेके खड़ा हो गया मैडम। मैंने कहा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, मैं सियासत कर रहा हूँ। मैं एक आम शायर हूँ, एक शहरी हूँ, एक नागरिक हूँ। आपको सरकार को हमारी जो परेशानी है वो पूछना चाहिए। आपने कहा ना गरीबी के लिए क्या किया, आपने ये पूछा ना। हम खुद गरीब हैं, अपने लिए क्या करें बताएं आप? तो सर आप खुद गरीब है तो फिर हेल्प कैसे कर रहे हैं? जितनी गरीब भी गरीब की हेल्प कर रहा है, गरीब ही गरीब की हेल्प कर रहा है। वही बात तो सवाल सर। हाँ, तो आप पहुंचाइए। आप तो गरीब को पकड़ के सवाल पूछ रहे हो। इसके माध्यम से आप लोग गरीब से ही सवाल पूछो उसे बिठा के। आप देखिए गलत उसमें जा रहे हैं और अब फिर नाराज। नहीं, नाराज नहीं होता हूँ मैं। यार मैं सच बोलता हूँ, आपको लगता है नाराज हो गया। नहीं, आपको सच से इतनी दिक्कत क्यों है? सोशल मीडिया से रूबरू होंगे जी। डिजिटल मीडिया में मैं अगर एक शब्द भी लिख के और नरेंद्र मोदी को टैग करूंगी, मोदी जरूर इस चीज को देखेंगे। ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को टैग करूंगी, देखेंगे। लगातार हम उनसे संपर्क करेंगे क्योंकि 2030 का भारत हमको सफल करना ही हमारा सब्जेक्ट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर वेरी न्यूट्रल टू दिस सब्जेक्ट। तो इसके लिए अपनों को करना ये होगा कि जो आपकी पत्रकारिता है उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा। बिल्कुल साहब। एक मिनट नहीं, अरे यार आपके हाथ जोड़ो। अगर आपको लगता है यहाँ पे पत्रकारिता साफ सुथरी है तो आप लोग पता नहीं कौन से पदों। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। हम अपनी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर ना लें। आप दोनों से इंटरव्यू में कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि आप दोनों से बात कर रहा हूँ। मैं इस कैमरे के माध्यम से लोग सुनने वालों से बात कर रहा हूँ। मैं आप दोनों से बात नहीं कर रहा हूँ, इस कैमरे के माध्यम से बस सुनने वालों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को पत्रिका ठीक करना पड़ेगी, पत्रकारों को ठीक करना पड़ेगा, है ना। हमारा जो मंच है, उर्दू मंच और हिंदी मंच, वो भी चाटुकारिताओं से भर चुका है। राहत इंदौरी साहब के इंतकाल के बाद एक भी शायर ऐसा खड़ा हुआ नहीं है जो सरकार के खिलाफ बात कर पाए, जो मजलूमों के हक में बात कर पाए, जो गरीबों के हक में बात कर पाए। हम शायर हैं, हम बोल के ही जागरूक कर पाते हैं। अभी जो मैंने जो आपको शेर सुना है ना, यही जागरूकता है मेरी तरफ से। बिल्कुल आपकी जागरूकता ये कैमरा चालू करके इंटरव्यू लेना है, लोगों तक पहुंचाना है, मेरी माइक पे खड़े होकर हजारों लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल समझ गए आप कि क्या चोरों को चोर कहा जा सकता है? ये कहना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप जो भी जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड की सफाई करना पड़ेगी। बिल्कुल। ये एक आदमी नहीं कर सकता, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी लगा ये कि आप लोगों ने एक शायर को बुला के आप बात कर रहे हैं। हालांकि नहीं, आपको लग रहा है आप मेरे जवाबों से नाराज दिख रही हैं मुझे। मैंने कहा चोरों को चोर कहा जा सकता है, उसकी बात से आप नाराज हो गए। ये आपका क्राइटेरिया है, आपका पता ना सर। तो आप पत्रकार होकर कैसे हो सकते हो? आपको नहीं मालूम कौन चोर है? मैं आपको ये बोल रही हूँ
आप जोड़ तो एक विधायक भी हो सकता है ना, किसी भी पार्टी में हो सकता है। जी जी तो बिल्कुल आप पॉलिटिकल क्राइटेरिया से ही बोल रहे हैं। वो तो कह रहा हूँ मैं, हो सकता है ना। नहीं मैं तो आप चोरों का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो मैम? पक्ष नहीं ले रहे। मैंने चोरों को चोर कहने का बोल दिया तो आप इतने नाराज क्यों हुए दोनों? अरे यार सर मैं उनको वो नाराज हो गए मैम वो। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है नाराज जी, नहीं है। जी। हम जो बात कर रहे हैं बताइए। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ बात नहीं कर ठीक रहे है। हैं। इंटरव्यू पॉलिटिकल इंटरव्यू ठीक है। ठीक है। मैं पहले भी ये चीज कह रही हूँ, बार बार एक ही चीज दोहरा रही हूँ कि सतलज राहत जी से हम जी। कह रहे हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। मैम आप सतलज राहत से बात करें तो सतलज राहत के बारे नहीं, देश के बारे में बात कर रहे हैं। देश के बारे में जब बात होती है तो देश की अच्छाई और बुराइयों पे बात होती है। जो बुरी चीज होती है उसको सही करने के लिए जो उस बुराई के पीछे उसकी बात करना पड़ेगी ना, उसकी आप बताइए उसकी बात करना पड़ेगी नहीं करना पड़ेगी? तो अगर मैं पॉलिटिकल लोगों पर निशाना लगाता हूँ तो ये पत्रकार क्यों नाराज हो रहा है? कौन नाराज हो रहा है सर? नहीं हो रहा है सर। आप इंटरव्यू जब आएगा ना पीछे करके देख लीजिएगा, मेरी नाराजगी बिल्कुल उस पर नहीं थी। मेरी सिर्फ ये थी कि अगर उन्होंने सवाल आपसे किया कि आप पर्टिकुलर क्या गरीबी के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़े से एग्रेसिव नजर आए। नहीं मैंने बताया आपको, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको हाँ। कि भाई हमारे इसमें ऐसा होता है, हमारे इसमें ऐसा होता है, हमारा ऐसा है, ये मैं शुरू बता रहा हूँ। मैंने अपना उनको बताया भी बैकग्राउंड कि भाई इतना करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, कोई उद्योगपति नहीं हूँ, मैं अंबानी नहीं हूँ, मैं अडानी नहीं हूँ, मैं अक्षय बम नहीं हूँ, है ना। तो दरअसल मैं एक शायर हूँ और शायरों को शायर जागरूक अपनी शायरी से ही करता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। शायर और गरीबी को आप इतना बुरा भी मत समझो आप दोनों मोहतरमा। गरीबी इतनी बुरी चीज नहीं जितनी आप समझ रही हैं। गरीब इंसान भी खुश रह सकता है हमें, लेकिन उसको रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करवाना पड़ेगा, सरकार ऐसी चुनना पड़ेगी, सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना पड़ेगा ताकि। माफी रोकना चाहूंगी, फिर आप सरकार पे आ गए। मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ बार बार कि सरकार की बात नहीं कर रहे हैं हम। आपने एक चीज कही थी कि हम लोगों को जागरूक करना जी, जी। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप हम लोग अच्छी सरकार चुन सकते हैं जिसके पास एक विजन हो। आप इस बात को समझो, आप बिना सरकारी मदद के कोई अगर काम करेंगे तो हो सकता है आपको रोक भी दिया जाए। आप समझ रही मेरी बात? तो सरकार को भी आपको जागरूक करना पड़ेगा। आपने उसको चुना है, उसकी जिम्मेदारी है कि भैया आप समाज के लिए काम करो। यही जागरूकता हम मुशायरों से, कवि सम्मेलनों से, लेखन से फैला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हम करते रहें तो आप हमें अप्रिशिएट करें, ये वरना आप बोले भैया आप गलत कर रहे हैं तो हम लोग अपने तौर पे जागरूक करते रहेंगे। आप हमारा साथ मत दीजिए, आप हमारा टेलीकास्ट कीजिए। अब मैंने जो शेर सुना है वो आप डालिए उस पर। होगा सर टेलीकास्ट आप वो मुझे रिलीज होने के बाद मालूम पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं तो एक सच्चे दिल से, खुले दिल से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत सी बातें हो गई, कुछ खट्टी कुछ मीठी। नहीं, खट्टी और मीठी नहीं। देखो तुम दोनों, आप दोनों जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और आप लोग हमारे भविष्य हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी आप लोगों से कोई बटर और बुस की बात नहीं करके बिल्कुल सीधी सच्ची आपको मैंने बात बताई कि भाई देश का हाल मुझे ये लगता है कि पहले सब लोग मिलके मिले सुर मिला तुम्हारा तो सुर बने हमारा की बात करते थे। आज आपने कितने साल पहले सुना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? आप दोनों बताओ। बचपन से पढ़ रही हूँ मैं तो। अब कब सुना आखिरी बार? आज सुना मेरे मुंह से? मुझसे पहले कब सुना था? 10 साल से आपने नहीं सुना है। ये आपने सुना है? आप स्कूल टाइम तक जब तक थी तब तक सुनते हैं। हाँ, उसके बाद नहीं सुना ना आपने? क्यों नहीं सुना? बिल्कुल दौर जो है वो ऐसे ही बदलता हुआ दिख रहा है, माहौल दौर बदल नहीं रहा है, दौर खराब हो रहा है, दौर बिगड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं दौर बदल रहा है तो ये आप गलत समझ रहे हैं, दौर खराब हो रहा है। ठीक है, उसे ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। एक एक नागरिक भारत देश है, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए होगा, क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों कंट्रीब्यूशन चाहिए। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कोई विकास या डेवलपमेंट या 2020 का भारत सोच रहे हो वो नहीं बन पाएगा। एक मैं आखिरी सवाल से इस चर्चा को मैं उससे पहले मुझे आपको एक बात कहना है कि सबसे पहले मोहब्बत बढ़ाना होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये वापस से बोलना शुरू करना पड़ेगा स्नेहा जी और दामिनी जी, वरना कुछ भी नहीं होगा। अगर आप नफरत सिखाओगे, नफरत करोगे, एक दूसरे को बांटोगे तो कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। ये मैं आप लिख के रख लें। कई देशों, कई मुल्कों का एग्जाम्पल हमारे सामने है। बिल्कुल सही। कोई भी लड़के आगे नहीं बढ़ सकता, प्यार से मोहब्बत से मिलजुल के ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। आपके ऑफिस से चंद कदम दूर पे कब्रिस्तान है छोटी गजरानी का, वहाँ पे मेरे दादा भी दफन है, मेरा बाप भी दफन है, मेरी दादी भी दफन है, मेरे चाचा भी दफन है और इंशाल्लाह मैं भी वहीं दफन हो जाऊंगा। ये जमीन मेरी है,
हिंदू मेरा भाई है, सिख और ईसाई भी मेरे भाई हैं, और यही मैं सीखता हुआ हूँ और इस हिंदुस्तान को मैं पहचानता हूँ। अगर आप कोई आके इस हिंदुस्तान में बदलाव करना चाहेगा या इसकी परिभाषा बदलना चाहेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा क्लियर कट मामला है जी। जो एक शायर का, एक पत्रकार का, हर पत्रकार हर शायर के अंदर होना चाहिए। शायर पत्रकार के साथ साथ हर हिंदुस्तानी में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर आपने जो बात कही कि सबका कंट्रीब्यूशन, जैसे आपने बताया ना कि मोहब्बत करनी होगी एक दूसरे से, तो वो कैसे आएगी? क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया। जैसे आपने कहा कि दौर खराब हो रहा है, वास्तव में उस बात को मानना पड़ेगा कि दौर खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से रुकावट आ रही है। कैसे हम इनिशिएट कर पाएंगे, कैसे मोहब्बत ला पाएंगे आपस में? देखिए, आप जो हिंदुस्तान देख रहे हैं वो टेलीविजन पे देख रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल पे आप हिंदुस्तान देख रहे हैं वो हिंदुस्तान है नहीं। हिंदुस्तान की गलियां हैं, गाँव के बेले पनघट देखो, शहर में हिंदुस्तान नहीं हो। हिंदुस्तान की जो खमीर है, हिंदुस्तान की जो फितरत है, जो हिंदुस्तान की खासियत है ना, वो मोहब्बत ही है। नफरत करने वाले को हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करते हैं। कुछ वक्त तक वो माहौल में आता है, लेकिन वो सब कुछ हटता है। तो आप मायूस ना हो, आप दोनों, ये भी मैं आपसे कहूंगा कि आप प्लीज मायूस भी ना हो, इतना घबराए भी नहीं। 2030 में जो आप लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, अगर मोहब्बत कायम हुई तो वो 2025 में भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपस में भाईचारा हो गया, आपस में जितने भी समुदाय, क्योंकि सेक्युलर कहा गया है इंडिया को, और आपसी अगर चीजें बहुत ही सही हो गई तो मुझे लगता है कि 2030 से पहले ही सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। लेकिन मेहनत करने की बेहद आवश्यकता है, हर क्षेत्र में मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो फिर आपके सामने हम आएंगे कुछ नए चेहरों के साथ। सीधे हमारे सवाल होंगे, कैसा होगा 2030 का भारत? तब तक के लिए नमस्कार।